हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेम बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ रहे थे फोर्थ चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। और इसके अंदर हम दो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ चुके हैं। पहला था हमारा प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, और आज हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना, ये हर एक सेल के अंदर, हर एक कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसके अंदर पाए जाते हैं, और केंद्रक को यहाँ पर न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इसके अंदर जो मटेरियल पाया जाता है उसको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, एक ही मटेरियल पाया जाता है तो इसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा ये न्यूक्लिक एसिड साइटोप्लाज्मा के अंदर पाया जाता है, कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्मा होता है उसके अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। आपकी बुक में जो है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स आर पोजिशन्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ द लिविंग सेल्स मेनली, hence named as nucleic acid, although a few of them exist in the cytoplasm also. They may occur in free state in the cell cytoplasm or may be present in conjugated form as nucleoproteins. तो या तो ये साइटोप्लाज्मा के अंदर पाया जाता है या फ्री फॉर्म में पाया जाता है, या फिर जो साइटोप्लाज्मा और एक मिनट ये है न्यूक्लियोप्रोटीन्स के साथ में कॉन्जुगेटेड फॉर्म में पाया जाता है, मतलब संयुक्त रूप से पाया जाता है, उनके साथ में जुड़ा रहता है किसी न किसी तरीके से। एज मैनी अदर्स बायोमोलिक्यूल्स, न्यूक्लिक एसिड्स आर आल्सो पॉलीमर्स वेयर द मोनोमेरिक यूनिट्स इज न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये न्यूक्लियोटाइड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड एक है इसकी मोनोमेरिक यूनिट। अब ये मोनोमेरिक यूनिट मिलाकर एक बहुत बड़ा पॉलीमर बनाते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं, तो उस फॉर्म में भी न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। दे प्ले वाइटल रोल एज molecules responsible for storage and transfer of genetic information and also as energy rich compounds participating in metabolic process. The genetic information is stored in them as an orderly sequence of nucleotides. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसका मेन काम क्या होता है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है इनको स्टोर करके रखना और वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनको लेकर जाने का काम इसका होता है। मेनली काम यही होता है। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो हम जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड दो तरह का होता है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स पजेस टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको डीएनए बोलते हैं, एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए। बोथ दीज न्यूक्लिक एसिड्स टाइप्स आर कंपोज्ड न्यूक्लियोटाइड्स एंड ऑन हाइड्रोलाइसिस रिलीज these subunits, example nucleotides. The basic difference between the two acids are mentioned in the following table. तो यहाँ पर टेबल मैं आपके सामने यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ और मैं इसको आपको समझा भी देता हूँ। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए में बेसिक क्या अंतर है वो चीज़ आप यहाँ पर अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखिए, पहले मैं बात कर रहा हूँ डीएनए की। तो इट इज ए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। इसमें डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है, मतलब दो तरीके से इसमें कुंडली बनी होती है, वो डबल होती है। आरएनए एक सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है, मतलब इसमें एक स्ट्रैंड होती है, मतलब एक ही कुंडली होती है। दूसरा डीएनए की बात करें तो द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज डीऑक्सीराइबोस शुगर विच इज 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग। तो डीएनए में जो शुगर पाई जाती है वो होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर जिसमें 5 कार्बन पाए जाते हैं। और अगर आरएनए की बात करें तो इसमें शुगर प्रेजेंट इज 5 कार्बन राइबोस शुगर। तो इसमें भी 5 कार्बन की जो शुगर पाई जाती है, लेकिन उसका नाम राइबोस है। उसमें जो कार्बन है वो कुछ अलग तरीके से जुड़े होते हैं, और डीऑक्सीराइबोस में क्या होता है, इसमें अलग तरीके से कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, मतलब दोनों में कार्बन की संख्या 5 है, ज़्यादा फर्क नहीं है, बस उनकी जो डिजाइन है उसका फर्क होता है। तीसरी बात करें, तीसरे अंतर की, 4 नाइट्रोजनियस बेसिस प्रेजेंट्स आर थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। मतलब डीएनए में 4 नाइट्रोजनियस बेस पाए जाते हैं जिनको याद रखना, थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। और आरएनए की बात करें तो आरएनए में सिर्फ ये जो थायमिन है उसकी जगह अलग होता है। देखो, थायमिन की जगह यूरेसिल होता है, बाकी सेम वैसे कैसे होते हैं। बात करें आरएनए की तो इसमें भी 4 ही नाइट्रोजनस यूनिट पाए जाते हैं। तो इसमें पहला यूरेसिल होता है, दूसरा साइटोसिन, तीसरा एडेनिन और चौथा ग्वानिन। मतलब पहला जो थायमिन होता है उसकी जगह यूरेसिल होता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। बात करें चौथे अंतर की,
सम टोटल ऑफ प्योरिन bases is always equal to the pyridine base. A plus G equal to C plus T. pyridine base क्या होता है? A plus G equal to C plus T. और the sum of purine and pyridines base is not equal. मतलब DNA में जो pyridine base होता है वो सेम होता है, मतलब A plus G की वैल्यू होती है C plus T के बराबर, और RNA में ये इक्वल नहीं होते। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखो, जनरली एग्जिस्ट इन वन फॉर्म और टाइप इन एन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर जनरली एग्जिस्ट इन वन फॉर्म, ये पूरा पूरा डीएनए एक ही फॉर्म में पाया जाता है, और आरएनए अलग अलग तरीके से पाया जाता है, अलग अलग इसके वेरिएंट होते हैं, जैसे mRNA, rRNA, tRNA। तीन फॉर्म हो गए यहाँ पर। पहला mRNA, स्मॉल m RNA, दूसरा है स्मॉल r RNA, और तीसरा है स्मॉल t RNA। तीन तरीके के RNA पाए जाते हैं और DNA सिर्फ एक ही तरीके का पाया जाता है। छठे पॉइंट की बात करें, mainly involved in transfer of genetic information from one generation to other। मतलब डीएनए का मेन काम क्या होता है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उनको ट्रांसफर करने का काम होता है। और यहाँ पर आरएनए का काम क्या होता है? यहाँ पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के साथ साथ में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है। इसके साथ साथ में ये डीएनए की जो रिप्लिका है उसको बनाने के लिए काम में आता है, मतलब डीएनए की कॉपी करने के लिए भी ये काम में लिया जाता है। उसके अलावा जैसे फोटोसिंथेसिस वर्क है उसमें भी ये अपना रोल निभाता है। लास्ट पॉइंट, आठवें पॉइंट की बात करें, द बेसेस प्रेजेंट इन इट आर इन अनमोडिफाइड फॉर्म अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो डीएनए के अंदर जो भी बेसेस होते हैं वो अनमोडिफाइड होते हैं, है ना, और आरएनए में क्या होते हैं? में पजेज मॉडिफाइड बेसेस इन सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस में इनको मॉडिफाई भी कर दिया जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये बेसिक अंतर थे डीएनए और आरएनए में। ये डीएनए और आरएनए में अंतर पूछे जाते हैं। ये छोटी जो क्लासें होती हैं जैसे 9th 10th उनमें भी पूछ जाते हैं। उसके अलावा जो 11th 12th में बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी आरएनए डीएनए में अंतर पूछ जाता है। और यहाँ पर जो 4th सेम में है इलेक्ट्रिकल 4th सेम, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको जरूर पढ़ लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए, आरएनए और डीएनए में अंतर। ठीक है, तो अब हम चलिए एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए की। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मतलब शॉर्ट में बोलते हो डीएनए। ये क्या होता है हम इसके बारे में अब ब्रीफली डिस्कशन करते हैं। देखिए, डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, मतलब आनुवांशिकता का एक केमिकल बेस होता है। एंड ट्रांसमिट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाया ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ सब यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब डीएनए क्या होता है? जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उनको एक सीक्वेंस में सेट करके, और वो किसके ऊपर सेट रहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर। उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इंफॉर्मेशन को लेकर जाने का काम करता है डीएनए। इट इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस इन सुपर कोइल्ड एंड कंडेंस्ड फॉर्म कॉल्ड क्रोमेटिन नेटवर्क विच लाइज इन द क्रोमोसोम ऑफ द सेल। तो यहाँ पर ये जो डीएनए है ये कहाँ मौजूद होता है? तो जो क्रोमोसोम होते हैं, मतलब गुणसूत्र होते हैं, उनके ऊपर, ये जो कुंडलित अवस्था में क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर कंडेंस्ड अवस्था में, मतलब एक तरह से कंडेंस क्या बोलते हैं? हाई टेम्परेचर पर कोई चीज़ को हम वेपराइज करने के बाद में उसको फिर से लिक्विड कंडीशन में लेकर आते हैं तो उसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्म। तो हाई टेम्परेचर पर अगर कोई लिक्विड फॉर्म में रहता है तो उसको हम कंडेंस फॉर्म बोलते हैं। तो उस अवस्था में ये हमारी सेल्स के जो सेंटर होता है उसके अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उसमें पाया जाता है ये, है ना। और किसके फॉर्म में पाया जाता है? न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में। न्यूक्लियोटाइड्स के जो पॉलीमर होते हैं उन पे ये पाया जाता है। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए दैट कंटेन्स एंड कन्वे ए जेनेटिक इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए और प्रोटीन इज कॉल्ड ए जीन।
मतलब सबसे छोटी जो इसकी इकाई होती है वो जीन होती है। जीन ही गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाने का काम करती है ना। अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक, ये नोबेल प्राइज विनर थे, 1953 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। जीन का इन्होंने एक तरह से जो डीएनए है और जो गुणसूत्र है इनका जो चित्र है इन्होंने बना के शुरू में बना के दिखाया था। तो वाटसन और क्रिक याद रखना, 1953 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। यूकैरियोटिक डीएनए इज ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था इन्होंने। एंड इट्स स्ट्रक्चर कैन बी कंपेयर टू ए ट्विस्टेड लैडर। ठीक है, मतलब एक रस्सी है, उसमें जब हम इस तरह से बल भर देते हैं ना, तो जब ये डबल श्रृंखला की जो रस्सी बनती है उस तरह की इनकी श्रृंखला होती है। जैसे आपने एक रस्सी देखी होगी सिंपली, उसमें 3-4 पतली पतली रस्सियाँ होती हैं, उनको मिलाकर एक बड़ा रस्सा बनाया जाता है। तो उनकी जो हेलिकल श्रृंखला होती है इस तरह से गुणसूत्र पाए जाते हैं और उन पर पाए जाते हैं ये जीन, है ना। और ये जीन वगैरह सब बने होते हैं डीएनए के। ठीक है, तो दिस मॉडल ऑफ डीएनए कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, तो इसको ये जो मॉडल है इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट, डीएनए कंटेन्स 2 पॉलीडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड चेन्स ट्विस्टेड अराउंड ए सेंट्रल एक्सिस एज ए राइट हैंडेड डबल हेलिक्स। मतलब यहाँ पर जो डीएनए है उसमें डबल हेलिक्स, मतलब 2 स्प्रिंगों को एक साथ जोड़ दो, एक के बीच में दूसरे घुसा दो और वहाँ पर जो श्रृंखला बनेगी उस तरह से यहाँ पर इसकी एक चेन बनेगी, उसको बोलते हैं हम डबल हेलिक्स ट्विस्टेड फॉर्म। तो उस तरह डीएनए पाया जाता है। यहाँ पर आप फिगर देखिए, यहाँ पर देखिए एक ये चल रही है ना, और दूसरी ये चल रही है, एक ये दूसरी ये। तो ये जो फॉर्म है ये डबल हेलिक्स है, मतलब डीएनए स्ट्रक्चर है। मतलब एक तरह से ग्वानिन, एक तरह से साइटोसिन, एक तरह से थायमिन और एक तरह से एडेनिन। तो ये सी, जी और ये 4 है ना, इनका फुल फॉर्म तो आपको जानते ही हो, पहले मैं बता चुका हूँ। G फॉर ग्वानिन, A फॉर एडेनिन, C फॉर साइटोसिन और T फॉर थायमिन। ये 4 चीज़ें होती हैं जो इनके ऊपर स्थित होती हैं। तो दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। बोथ दी स्ट्रैंड्स, स्ट्रैंड बोलते हैं जो एक तरह से जो हेलिक्स होती है ना उसको स्ट्रैंड्स बोलते हैं। इन द स्ट्रक्चर रन एंटी पैरेलल टू ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एक इस तरह से चल रहा है तो दूसरा इस तरह से चल रहा होगा। That is in opposite direction, one of the strands run in 5 to 3 direction while the other in 3 to 5 direction। मतलब एक डायरेक्शन में 3 बार हेलिक्स बनाएगा और दूसरे डायरेक्शन में 5 टाइम्स हेलिक्स बनाएगा, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, The height of each turn in the helix is 34 एंगस्ट्रॉम। हर एक हेलिक्स की, मतलब यहाँ पर जो श्रृंखलाएं बनती हैं मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ इस तरह से। ये पहली है और दूसरी इसके साथ में होगी इस तरह से। तो इस तरह से इनकी श्रृंखला होती है। तो यहाँ से मान लीजिए इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की बात करें तो इनकी जो हाइट होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है ना। और हर एक एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 की पावर -10 मीटर, ये आप जानते हो। तो इसका मतलब अगर आप इसको मीटर में लेना चाहो तो 34 एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना हो गया, 34 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। तो बहुत छोटी वैल्यू होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करें, द डायमीटर ऑफ द हेलिक्स इज 20 एंगस्ट्रॉम। तो यहां से इस पॉइंट से और इस वाले हेलिक्स की बात करें तो यहां पर इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ये एक हेलिक्स का डायमीटर हो गया। पांचवें पॉइंट की बात करें तो पांचवा पॉइंट क्या होता है, बैकबोन ऑफ ईच स्ट्रैंड्स कंसिस्ट ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट मोइटेट्स। मतलब ये इसका जो बैकबोन होता है, बैकबोन मतलब इसको बनाकर ऐसे डिजाइन बनाकर रखने के लिए कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं, तो उसमें है शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा फॉस्फेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फेट एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं, तो वहां पर ये बनाते हैं ये डीएनए का जो ये डबल स्ट्रैंड्स है ये बनाते हैं। द नाइट्रोजनियस बेस यूनिट्स रिमेन प्रोजेक्टेड इनवर्ड एंड लाई परपेंडिकुलर टू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द हेलिक्स। तो यहाँ पर इसका जो सेंट्रल एक्सिस है बीचों बीच से
वो बना होता है नाइट्रोजनियस यौगिक का। छठे पॉइंट की बात करें, दी टू polynucleotide chains are complementary to each other with respect to base composition. Adenine base is a strand is found in front of the thymine base of the other strands, and similarly cytosine faces guanine base in the strands. मतलब हर एक स्ट्रैंड पर एक तरफ मान लो हम पहले स्ट्रैंड की बात करते हैं इस तरह से, ये हमारा पहला स्ट्रैंड है ना, इस पर एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। तो यहाँ पर हम बात करें तो एक तरफ हमको सबसे पहले यहाँ पर दो दो जोड़े में मिलते हैं, तो एक तरफ C होगा, एक तरफ G होगा, है ना। तो इस स्ट्रैंड पर ये दो ही पाए जाएंगे, अगले स्ट्रैंड पर क्या होगा, यहाँ पर एक तरफ T होगा तो एक तरफ क्या होगा, चार होते हैं जिनमें से A होगा, एक तरफ ग्वानिन होगा, एक तरफ थाइमिन होगा, एक तरफ साइटोसिन होगा, एक तरफ ग्वानिन होगा। तो यहां पर एक तरह से इनको हम दूर दूर इस तरह से माने, ये सही बन नहीं पा रहा है, मतलब एक दूसरे के साथ में चले, हम दो पेनों को एक साथ लेकर चले, जैसे मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं, एक ब्लैक और एक ये ले रहा हूं ना, यहां पर बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। इससे देखिए, इधर देखिए, यहां पर बना रहा हूं मैं दो पेनों से, बन रहे हैं यहां पर, है ना। तो इस तरह से यहां पर बनते हैं डबल स्ट्रैंड्स। तो यहां पर अभी जो मैं समझाने जा रहा था आपको, एक स्ट्रैंड पर मान लो ये जो मैं अलग पेन से बनाता हूं, आपको थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। रेड पर एक साथ पाए जाएंगे C और G, C और G, है ना, और बाकी दूसरे पर पाए जाएंगे यहां पर T और A। तो ये क्या है, ये नाइट्रोजनियस बेस है ना। तो नाइट्रोजन कारक बेस है, तो ये इन पर जुड़े होते हैं, ठीक है। इनका मेन काम क्या होता है, इनका काम होता है यहाँ पर ये जो एक दूसरे से स्ट्रैंड से इनको अलग रखना, और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इसको एक सही जगह पर सेट करने का काम, इनका बेसिक काम इनका यही होता है। हाँ, सातवां पॉइंट बात करें, बेस ऑफ द अपोजिट स्ट्रैंड्स पेयर विच ईच अदर ऑल्दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है, ओनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड आप जानते हो, जब कार्बनिक यौगिक एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं तो उनमें बहुत सारे हाइड्रोजन होते हैं, और जब हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के नजदीक आता है तो वहां पर उन दोनों के बीच में कुछ अट्रैक्शन होता है ना, तो वहां पर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह से आप वाटर में देखें, वहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के साथ में बिल्कुल रिएक्शन नहीं करता, लेकिन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ में अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर है वो एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता तो वाटर क्या होता है, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है ना। क्योंकि वाटर में आप देखो H2O इसका जो फॉर्मूला होता है, उसमें H हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों मिलकर गैस बना लेते हैं। लेकिन हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है उनमें अट्रैक्शन की वजह से ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे आपको हाइड्रोजन मिलेंगे, इसमें लाखों की संख्या में हाइड्रोजन मिलते हैं। तो हम हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये एक सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर लाखों फॉर्म में हाइड्रोजन है, इसलिए ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। नहीं तो हो सकता है कि ये किसी दूसरे फॉर्म में, हो सकता है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता हो। तो आगे बात करते हैं, यहाँ पर आठवां पॉइंट है, द कप्लीमेंट्री बेसिस पेयर्स ओबे ग्राफ्स रूल, है ना। तो एडेनिन थाइमिन बेसिस आर प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट, मतलब यहाँ पर एडेनिन और थाइमिन दोनों बराबर पाए जाते हैं, एंड दैट ऑफ ग्वानिन एंड साइटोसिन इज इक्वल टू एज दे पेयर विच इधर। और बाकी जो दोनों है ग्वानिन और साइटोसिन, ये भी दोनों सेम पाए जाते हैं। थस द टोटल ऑफ प्योरिन बेस इक्वल्स टू दैट ऑफ pyridine बेस, मतलब प्यूरिन बेस और pyridine बेस दोनों पाए जाते हैं, सेम पाए जाते हैं। प्यूरिन बेस क्या होता है, यहाँ पर एडेनिन और ग्वानिन इन दोनों का जो योग है वो प्यूरिन कहलाता है, और pyridine कहलाता है साइटोसिन और ग्वानिन, एडेनिन और साइटोसिन है, उन दोनों का जो योग है वो कहलाता है हमारा क्या, pyridine। तो प्यूरिन और pyridine और प्यूरिन ये दोनों सेम पाए जाते हैं।
This double helical structure of DNA exists as chromatin network in the nucleus of non-dividing eukaryotic cells. Chromatin network contains a long DNA thread in a highly folded form containing several nucleotides. This highly coiled form is called a nucleosome and is an octamer of histone protein around which the DNA strand is coiled. Tertiary structure of DNA. Further coil of the nucleosomal structure produces a solenoid. ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।